इंटरनेट की दुनिया में ब्लॉग एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। यहाँ ब्लॉगर कविताएं, अपनी कहानियां, अपने मन की बातों को तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ ही कई ब्लॉग्स वैज्ञानिक चेतना को जन जन तक ले जाने का जरिया भी बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ब्लॉग लेखन के द्वारा विज्ञान संचार में। आज हम आपकी मुलाकात दो मेहमानों से करवाएंगे। पहले मेहमान हैं युवा विज्ञान लेखक और विज्ञान संचारक डॉक्टर जाकिर अली रजनीश जी। जाकिर जी लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय से ब्लॉग लेखन के द्वारा विज्ञान संचार की अलख को जगा रहे हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक और विज्ञान लेखक हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आइए दोनों मेहमानों से बात करते हैं और ब्लॉग लेखन और विशेषकर विज्ञान ब्लॉग लेखन की दुनिया के बारे में जानते हैं। जाकिर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से होगा कि ब्लॉग का मतलब क्या? अपना वेबसाइट खोलना, उसमें विचार अपने व्यक्त करना, कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, क्या इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं? ब्लॉग एक्चुअली एक तरह की ऑनलाइन डायरी है। जैसे हम डायरी लिखते हैं, हाँ। उसमें हमारे मन में जो भी बातें आती हैं, हमारी रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें, हमारे साथ कोई घटी हुई घटना, कोई हम अगर काम करते हैं तो उससे जुड़े हुए हमारे कुछ अनुभव, तो वो उन सब चीजों को हम अपनी डायरी में व्यक्त करते हैं। वैसे ही ब्लॉग है, उसमें हम ऑनलाइन तरीके से अपने विचारों को साझा करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी, सबसे पहला ब्लॉग जो लिखा गया था 1994 में जस्टिन हॉल ने लिखा था। तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 1994 हाल जी। लेकिन इसको ब्लॉग का जो नाम दिया वो 1997 में जॉन बर्जन ने, अच्छा, उन्होंने वेब और ब्लॉग इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाया ब्लॉग, अच्छा, जो बहुत बेहद पॉपुलर हुआ और लोगों की जबान पर चढ़ गया। और चूंकि इसमें बातें सीधे ऑनलाइन आती थी और पूरी दुनिया में लोग पढ़ सकते थे, तो इसलिए ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता चला गया। पंकज जी, यहाँ ये भी एक सवाल उठता है कि किताबों से भी हम विज्ञान संचार की बातें करते हैं, ये भी एक विधा है, लेकिन ये एक नया जमाना है, ब्लॉगिंग आ चुकी है, तो क्या ब्लॉग के द्वारा विज्ञान संचार की भूमिका जो है उसको बढ़ाना जो है, और किताबों के द्वारा, इस दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, किताब एक लंबी प्रक्रिया है, उसका लिखना, उसका छपना, उसको बाजार में जाना और पाठकों तक पहुंचना, एक ये लंबी प्रक्रिया है। किताब को आप एक बार लिख सकते हैं और ये बात संभव नहीं कि आप अगले दिन एक नई किताब लिख दें, लेकिन ब्लॉग के साथ ये है कि आप को ना तो प्रकाशक तलाशना है, ना उसको डिजाइन करने वाला तलाशना है, ना उसका आपको पठन वर्ग के लिए उसको बेचने का कोई तरीका अपनाना है। आपके मन में विज्ञान के बारे में कोई जिज्ञासा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसके बारे में जानकारी दूं, कोई लेख ही लिखे, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में कुछ सवाल है जी, या क्या सांप सुनता है, क्या बिजली क्यों कौनती है, मैंने अपने ब्लॉग पे ही लिख दिया। मैंने उसमें ब्लॉग का नाम ही यदि रख दिया कि भाई विज्ञान के सवाल, और लोग उसके जवाब दे दें, तो ये एक जागरूकता फैलाने का तरीका है। कोई जरूरी नहीं है कि ब्लॉग लिखने वाला एक महाज्ञानी हो, किताब लिखने के लिए जरूरी कि महाज्ञानी हो, लेकिन ब्लॉग के लिए कोई जरूरत नहीं है। ब्लॉग आप रोज नया लिख सकते हैं, रोज लोगों तक पहुंचा सकते हैं और देश ही नहीं दुनिया में पहुंचा सकते हैं जी। क्योंकि ब्लॉग के जो अलग अलग साइट्स है उसमें एक बहुत सहूलियत होती है कि यदि कोई चाहे तो ब्लॉग के कंटेंट को ऑटो ट्रांसलेट भी कर सकता है जी। हो सकता है कि थोड़ा वो ट्रांसलेशन भ्रष्ट हो, लेकिन कम से कम जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसके लिए वो कुछ सामग्री जरूर मिल जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाती है। यहाँ आप एक बात कह रहे थे कि कोई शौकिया भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत सी जानकारी हो तभी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। यहाँ मैं आप दोनों में यही अंतर पाती हूँ, आप एक शौकिया ब्लॉगर हैं, जबकि जाकिर जी आप एज अ प्रोफेशनल उसमें प्रोफेशन के तौर पर ब्लॉगिंग करते हैं। इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, प्रोफेशनल ब्लॉगर और शौकिया ब्लॉगर? देखिए, शौकिया ब्लॉगर और प्रोफेशनल ब्लॉगर, आपने मेरे लिए प्रोफेशनल ब्लॉगर शब्द का यूज़ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ, क्योंकि मेरी रुचि रही है तर्कशील बातों को पढ़ना, उनको पसंद करना और लोगों तक पहुँचाना। तो जब मुझे ब्लॉग के बारे में पता चला, सन 2007 के आसपास की ये बात है,
तो मुझे लगा कि ये ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए पहली बात तो ये है कि हम अपनी चीज़ों का एक ऑनलाइन रिकॉर्ड रख सकते हैं जी। और ब्लॉग की एक सबसे खास बात ये है कि अब जैसे आपकी बुक है, अगर कोई बुक छपती है तो बुक की एक लाइफ होती है जी। कुछ सालों के बाद वो बुक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ज़्यादातर नहीं मिल पाती है। लेकिन ब्लॉग अगर एक बार लिख दिया जाए इंटरनेट पे और भले ही आपका ब्लॉग वो डिलीट हो जाए, आप खुद डिलीट कर दें, अच्छा। उसके बाद भी ब्लॉग इंटरनेट पे सुरक्षित रहता है। अच्छा। archive.org एक संस्था है, वो इंटरनेट पर आने वाली हर सामग्री को संरक्षित कर लेती है। अच्छा। यानी कि अगर एक बार कोई कंटेंट इंटरनेट पर आ गया तो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो इंटरनेट पर उपलब्ध रहेगा। जी, मेरे ख्याल से ब्लॉग में ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम कमेंट्स दे सकते हैं, उसमें लाइक्स दे सकते हैं, कितने व्यूज हुए ये सब भी देख सकते हैं। जी जी। अब ब्लॉग में अगर विज्ञान संचार हम की बात करें तो वो एज अ ब्लॉग में जो भूमिका है वो कैसी होती है, कैसे हम ब्लॉग के द्वारा विज्ञान संचार कर सकते हैं? देखिए, ब्लॉग पॉपुलर इसीलिए हुआ कि ये डुअल मीडियम है। जी जी। यानी कि लेखक लिखता है और पाठक अपनी प्रतिक्रिया उसमें देता है, तुरंत देता है। जी जी। और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसका भी रिप्लाई मिलता है। तो इस वजह से ये पॉपुलर हुआ। तो जब ये देखा गया कि लोगों ने कि ये एक प्रभावशाली माध्यम है, तो उसको फिर साइंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए तो हमने एक और ब्लॉग बनाया, साइंस ब्लॉगर एसोसिएशन। अच्छा। उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया एज ए एनजीओ के रूप में जी। और उससे भी लोग जुड़े। यहाँ मैं भगत जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि विज्ञान के संचार में ब्लॉग की क्या भूमिका होती है? देखिए, विज्ञान का संचार का मायने ये है कि हम आम लोगों को विज्ञान की नई सूचनाएं, विज्ञान के नए प्रयोग, वैज्ञानिक तार्किकता, विज्ञान की संभावनाओं के बारे में जानकारी दें जी। अब असल चीज़ है कि विज्ञान हमारे जीवन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को अफवाहों से बच के सत्य के करीब तर्क के साथ खड़े पाएं जी। ब्लॉग एक ऐसा मसला है, एक ऐसा माध्यम है जैसे जिसके अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं, अपने ब्लॉग को किसी दूसरे एग्रीगेटर के साथ जोड़ भी सकते हैं। इतना व्यापक होने के कारण इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि माना कि गणपति जी ने दूध पिया, अब जब तक उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य क्या है, जब तक अगले दिन अखबार में आएगा या जो दूसरे मीडिया हैं वो पहले उसकी जो उससे जुड़ी हुई भीड़ को दिखाने के लिए बाल सुलभ गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे, तब तक एक विज्ञान का ब्लॉगर चाहे तो अपने ब्लॉग पे उसकी विज्ञान की सत्यता को लिख सकता है और कुछ ही मिनट में वो बात पूरे देश में पहुंच सकती है। साथ ही साथ उस पर कमेंट्स, व्यूज सारे आ भी सकते हैं। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर आप हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ब्लॉग लेखन करते हैं तो क्या चुनौतियां आती हैं। साथ ही फेसबुक और ट्विटर से जोड़कर भी ब्लॉग लेखन को देखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. With a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ब्लॉग लेखन के द्वारा विज्ञान संचार पर बात कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर ब्लॉग अंग्रेजी में ही होते हैं, लेकिन ये और भी कई भाषाओं में भी लिखे जाते हैं। जाकिर जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हम किसी क्षेत्रीय भाषा में और खासकर अगर हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में भी बहुत ब्लॉग लेखन होता है, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
देखिए, अगर हिंदी की हम बात करें जी। तो जब हिंदी में जब शुरुआत हुई थी ब्लॉग लेखन की, जो सबसे ज़्यादा मुख्य धारा में हिंदी ब्लॉग शामिल हुए 2007 के आसपास, जी। तब भी थी वो चुनौती और वो चुनौती आज भी है। वो ये है कि सबसे पहले हिंदी फॉन्ट का मसला, क्योंकि जो आमतौर से कंप्यूटर में लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं वो ट्रू टाइप फॉन्ट होते हैं, जैसे चांदनी, शुसा, कृतिदेव वगैरह वगैरह। लेकिन जो इंटरनेट में जो फॉन्ट यूज होता है वो होता है यूनिकोड फॉन्ट। अच्छा। वो उसका जो मूल प्रतिनिधि है वो मंगल फॉन्ट के नाम से लोग जानते हैं। वो यूनिकोड फॉन्ट और ट्रू टाइप फॉन्ट में बेसिक फर्क ये है कि यूनिकोड फॉन्ट जो है अगर आप लिखें तो उसको दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। अच्छा। लेकिन कृतिदेव फॉन्ट जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है सिर्फ उसे ही पढ़ सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो यूनिकोड फॉन्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल तो होता है, उसको इनेबल नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और उसको लिखने का जो सिस्टम है, जैसे कि कुछ लोग पुराने टाइप मशीन का यूज करते हैं, वो एक स्टाइल है। कुछ लोग इनस्क्रिप्ट फॉन्ट इनस्क्रिप्ट शैली में टाइपिंग करते हैं, कुछ लोग फोनेटिक में करते हैं। तो सबके कीबोर्ड अलग अलग होते हैं, वो हमें अपने सिस्टम में, मोबाइल या जिसमें भी हैं, इनेबल करने होते हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो ये होती है, जो अगर आप थोड़ा सा जिज्ञासु हैं तो इंटरनेट पर सर्च करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी। दूसरी चुनौती ये होती है एक नए ब्लॉगर के लिए, खासकर हिंदी ब्लॉगर के लिए, कि उसके ब्लॉग को लोग कैसे जाने। जैसे मैंने लिखा तो उसको जाने कैसे? सर्च में आने में उसको बहुत टाइम लगेगा, और सर्च में इंग्लिश वर्ड सर्च करना इजी हो जाता है, हिंदी को टाइप करके भी बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो अच्छे एग्रीगेटर्स हैं उन पे आप रजिस्ट्रेशन करा लिए। अच्छा। जैसे हिंदी का एक खास एग्रीगेटर है हमारी वाड़ी के नाम से, इसके अलावा इंडी ब्लॉगर है और इंडी ब्लॉग्स है, ब्लॉग लॉग है। ये मेन जो एग्रीगेटर है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपने ब्लॉग को लिखिए। पंकज जी, आप किताबों से जुड़े हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक हैं। जाहिर सी बात है, किताबों में जब भी कोई कंटेंट जाता है, कोई बात जाती है, कुछ चीज़ लिखी जाती है, आपकी एक पैनी नज़र रहती है। लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं होता। तो ब्लॉग में जो भी कंटेंट जा रहा है उसे कौन देखता है? अगर उसकी प्रामाणिकता की बात करें तो वो कौन देखता है, कैसे देखा जाता है? देखिए, एक चीज जान के चलिए कि जो भी चीज उन्मुक्त है या निरंकुश है, वो एक प्रकार से दोधारी तलवार है। उसके लाभ भी है और हानि भी है। मेरे दिल में जो आया मैंने वो लिख दिया जी। ये मेरे लिए लाभ की बात हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में जो आया वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है और वो मैंने लिख दिया और वो तथ्यात्मक रूप से गलत है या उसमें त्रुटि है, तो ये पूरे समाज के लिए हानि की बात होती है। जी। जब आपके बीच में संपादक नहीं है तो आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। और इसीलिए इसमें इस चीज़ को जिम्मेवारी से आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसमें गलत ना लिखें, क्योंकि ये एक सार्वजनिक मंच है। आपकी चीज़ को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। यदि आपने एक भी बार कोई चीज़ गलत लिखी तो उस पर लोग टिप्पणी भी करेंगे, आप पे भरोसा करना बंद कर देंगे, आपके ब्लॉग पे नहीं आएंगे और आपके ब्लॉग को हो सकता है वो लोग उठा के फेसबुक ट्विटर सरी की माइक्रो ब्लॉग साइट पे लिखें कि भाई ये व्यक्ति जो है ये तथ्यहीन बातें करता है, इसको आप फॉलो मत करो। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। आपने जो शक्ति को वर्ण किया है, धारण किया है, उस शक्ति के साथ आप स्वयं न्याय करें और सच लिखें। जी, इसमें जाकिर जी आप क्या जोड़ना चाहेंगे कि क्या अगर मान लीजिए कुछ बहुत ही बड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है, लिख दिया जाता है ब्लॉग पे, तो उस पर क्या एक्शन होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से अगर जैसे हम ब्लॉगर है तो तथ्यों की जहाँ तक बात है तो उसको लिखते समय खुद जांच लेना चाहिए। इंटरनेट पे साधन उपलब्ध हैं, आप उस चीज़ को चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करिए कि वो सही है कि नहीं है। जी। और अगर जैसे कुछ गलती हो जाती है या गलत लिख जाता है तो आप विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार कर लीजिए और उसको अपने आप को अपडेट कर लीजिए। जी। ये खुद के लिए भी फायदेमंद है, अब आपके सीखने के लिए और आपके ब्लॉग के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ आपने पंकज जी फेसबुक और ट्विटर की बात की थी कि लोग उस पर डाल देते हैं कि यहाँ पे गलत लिखा जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर बड़ा इजी सा माध्यम है कि हम कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, पिक्स डाल सकते हैं, वीडियोज डाल सकते हैं, तो फिर ब्लॉग्स क्यों? देखिए, फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम, इनको इसीलिए माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। अच्छा, वो माइक्रो ब्लॉगिंग में ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स कहलाती हैं। और ब्लॉग जो है वो संपूर्ण ब्लॉग है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में आपके लिखे हुए शब्दों की एक सीमा होती है।
एक समय बाद में वो स्क्रीन पे आना बंद हो जाते हैं। आपकी एक सीमा है, उनकी अप्रोच कहाँ तक होती है, और वो एक यानी जिसको कहना चाहिए उनका दस्तावेजीकरण नहीं है। कुछ दिनों बाद केवल आप अपनी वॉल पे तो उसको देख सकते हैं, लेकिन 2 साल पुरानी पोस्ट को आपको तलाशने में बहुत वक्त लगेगा जी। लेकिन जो मेन ब्लॉग हैं उसके अंदर चूंकि एक कंटेंट लिस्ट है, महीने के तरीके से लिखे हुए हैं, चित्रों से लिखे हैं। आपके ब्लॉग में भी एक शीशे का निशान बना होता है, उसमें यदि आप कीवर्ड डाल दो तो अपने कोई भी व्यक्ति उसको तलाश सकता है। इसके अलावा ये जो फायदे हैं, आप कितना भी बड़ा सामग्री को लिख सकते हैं, ये सब सुविधाएं ब्लॉगिंग में है। ब्लॉग एक प्रकार से आपकी व्यक्तिगत वेबसाइट है। फेसबुक और ट्विटर आपकी व्यक्तिगत वेबसाइट नहीं है। ये दोनों का अंतर है। जी जी। विज्ञान की बात आती है तो हर जगह, किताबों में हो या और अन्य विधाएं हैं, सब में वो चीज़ें कम हो जाती हैं। ब्लॉग्स भी बहुत से हैं, कविताओं पे हैं, कहानियों पे है, अपनी मन की बातें हैं, लेकिन विज्ञान से जुड़े ब्लॉग्स कितने हैं? पहले जाके जी। देखिए, जाहिर सी बात है, जितने ब्लॉग लिखे जा रहे हैं उनमें विज्ञान के ब्लॉग कम हैं। जी जी। जैसे कि अगर आप पहले विज्ञान की ब्लॉग की बात करें तो मुझे ध्यान आता है 2003 में ज्ञान विज्ञान के नाम से एक ब्लॉग शुरू हुआ था। जी जी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो धीरे कुछ दिन चला, फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद काफी समय के बाद में डॉक्टर अरविंद मिश्र ने साई ब्लॉग के नाम से शुरू किया ब्लॉग। वो ब्लॉग अभी कंटिन्यू हुआ है। फिर उसके बाद तस्लीम ब्लॉग आया, फिर और भी हमारे साथ ब्लॉग लोग जुड़े और जुड़े। आज की डेट में अगर हम अच्छे ब्लॉग को गिनती करें तो बहुत ही कम ब्लॉग हैं। बात करूं अच्छे ब्लॉग, जैसे हम लोगों ने बनाया था, मैंने और डॉक्टर अरविंद मिश्र ने, साइंस ब्लॉगर एसोसिएशन है, बहुत 2 दर्जन से अधिक लोग उस पर ऑल ओवर वर्ल्ड के जुड़े हुए हैं जो लिखते हैं। इसके अलावा एक सांपों का ब्लॉग अरविंद मिश्र जी ने और मैंने बनाया था, और एक सब बहुत अच्छा ब्लॉग है विज्ञान विश्व के नाम से जी। वो भी एक सामूहिक ब्लॉग है, और उसमें विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों को करीने से सजाकर प्रस्तुत किया जाता है। पंकज जी, तो आप मानते हैं कि दूसरे देशों में ये चीज ज्यादा है, साइंस से जुड़े ब्लॉग्स बहुत ज्यादा है, बट इंडिया में कम है, रेशियो थोड़ा अंतर है? मुझको लगता है कि जब हम इस पर विमर्श करें जी, तो विज्ञान विषय को थोड़ा सा विस्तार देना होगा। विज्ञान के ब्लॉग का अर्थ केवल ये नहीं है जिसमें विज्ञान शब्द चुपका हुआ वही हो। जी जी। कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे ब्लॉग हैं, क्या हम उनको विज्ञान का नहीं मानेंगे? बिल्कुल। भूगर्भ और भूगोल से जुड़े हुए भी हैं, ठीक है, गणित के भी हैं, बिल्कुल। ये चीजें, ज्ञान और विज्ञान ऐसी चीजें, इसको हम ये नहीं कह सकते अब पर्याप्त हो गया। हर समय ये कहा जाता है अभी कम है जी। भारत के साथ ये है कि भारत बहुभाषीय देश है, और यहाँ पर हर भाषा में लिखने वाले लोग हैं जी। मलयालम में, बांग्ला में, तेलुगु, तमिल जी, मराठी में विज्ञान के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जी, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में भी यदि हम विज्ञान शब्द को थोड़ा सा और व्यापक कर देते हैं तो बहुत सारे ब्लॉग हैं। हाँ, ये बात सही है कि उसके अंदर फीड जो है वो लगातार नहीं हो पा रही है, क्योंकि फीड का होता है कि जब तक आपके पास में स्रोत ना हो तो आप उसमें डालेंगे क्या जी। लेकिन ब्लॉग हैं, लोग लिख रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा संयम का काम है ब्लॉग लिखना। आप जिस दिन आपको महसूस होने लगता है कि अब मेरे पास में बहुत ज्यादा लोग इसको पढ़ने नहीं आ रहे हैं जी, तो हम खुद ही हतोत्साहित हो जाते हैं जी जी। ये एक कारण है, वरना लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या धीरे धीरे बहुत सारे निःशुल्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गए। पहले तो गिने चुने प्लेटफॉर्म थे, अब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, और हमारे पास में कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास ये आंकड़ा हो कि इतने हिंदी के ब्लॉग हैं और उसमें से इतने विज्ञान के हैं जी जी। लेकिन ब्लॉग्स काफी हैं जी, बताइए जाके। मैं पंकज जी की बात से एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो मुख्य रूप से विज्ञान पर नहीं फोकस करते हैं, लेकिन वो अपना ब्लॉग चलाते हैं और उनमें और दैनिक चीजों के साथ में विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें भी वो लिखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग हैं, जैसे एक मीडिया डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा का ब्लॉग है, और भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं। और दूसरी एक चीज और भी है, विज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य, पर्यावरण और होम्योपैथी, आयुर्वेद, वेद, इन पर भी बहुत सारे बिल्कुल विज्ञान के अंडर बहुत सी चीजें आती हैं, और वो उन सब से जुड़े ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि विज्ञान से जुड़े ब्लॉग्स भी काफी हैं। वैसे यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या ब्लॉग्स आमदनी का भी जरिया बन सकता है, तो एक छोटा सा ब्रेक।
India Science is an internet-based science TV channel initiated by the Department of Science and Technology, Government of India, implemented and managed by Vigyan Prasar. India Science on the URL www.indiascience.in is a bilingual channel with content in Hindi and English. It can be accessed on any internet-enabled device. With a strong commitment to spreading scientific awareness, especially with Indian perspectives, ethos and cultural context. The India Science mobile app can be downloaded from the Google Play Store and Apple Store. स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं ब्लॉग लेखन के द्वारा विज्ञान संचार। जाकिर जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये टीज किया था कि क्या ब्लॉगिंग आमदनी का जरिया बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में मार्केट का, ये दुनिया एक मार्केट है, बाजार है। बिल्कुल। जब तक कुछ प्रॉफिट नहीं है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता। और बाजार का ये नियम है, जो चीज लोग पसंद करते हैं, यानी जो चीज पाठकों के बीच में या लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाती है, तो उससे फिर आमदनी भी ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। यही नियम ब्लॉगिंग पर भी लागू होता है। जब भी किसी भी ब्लॉग पर अगर 10,000 हिट्स पर डे अगर होने लगे, तो मुझे लगता है कि वो ब्लॉगर ब्लॉगिंग अर्निंग के बारे में सोच सकता है। और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है वो गूगल देता है, एडसेंस के माध्यम से। एडसेंस उनका एक प्रोग्राम है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उस पर उनके ऐड लगा देते हैं, और वो जितने भी ऐड देखे जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उस पर किस कंट्री में किस कंटेंट को देखा गया, किस समय देखा गया और किस आर्टिकल पर से जुड़े हुए सब्जेक्ट पर उसको देखा गया, उसके हिसाब से गूगल पेमेंट करता है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदी में भी लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे साइंस से जुड़े हुए ब्लॉग भी हैं जो बहुत हैंडसम अमाउंट हर महीने मतलब अर्न करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं, अब पाठकों के बीच में जाते हैं, उनको पसंद आते हैं आप, तो आप अर्निंग के बारे में भी सोच सकते हैं और अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। जी, यहाँ हिंदी जो है विज्ञान, उसमें भी इन्होंने बताया कि बहुत से हिंदी भाषा में भी ब्लॉग्स लिखते हैं विज्ञान से जुड़े। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि क्या जैसे यूट्यूब वगैरह में भी बहुत से एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, उससे काफ़ी अर्निंग हो जाती है, इतने व्यूज़ देख लिए, इतने लाइक्स मिल गए तो अर्निंग हो जाती है, क्या ब्लॉग्स में भी ऐसे ही आमदनी कमाई जा सकती है? देखिए, जैसे जाकिर ने बताया कि गूगल एड तो एक जरिया है जी। इसके अलावा आजकल बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो विज्ञापन के लिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, उसमें वो ब्लॉग्स को भी देती हैं। अकेले गूगल एड नहीं, दूसरे बहुत से है ना, उसके अंदर कई अंतर्राष्ट्रीय हैं, कुछ ऐसी जिसमें आप रजिस्टर्ड करा लो, तो रजिस्ट्रेशन कराते से ही आपको शुरुआत में मालूम पड़ा कि 10 यूरो मिल गए रजिस्ट्रेशन करने। कई ऐसी भी हैं। इसके अलावा क्या होता है कि यदि आपकी कंटेंट की स्पेसिफिक है, आप कंटेंट पे विशेषज्ञ हैं, तो कई लोग आपके कंटेंट की सदस्यता भी लेते हैं। जो अच्छे ब्लॉग होते हैं वो कंटेंट की सदस्यता लेते हैं। कई ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा कि जो लोगों के सामाजिक कार्य से जुड़े या सूचनाओं से जुड़े होते हैं, उस पर डोनेशन भी इनवाइट होते हैं, लोग डोनेट भी करते हैं उनके लिए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि कई लोग अपने ब्लॉग्स को लिख, जो उनका लेखन है उसको एक भी ई बुक का फॉर्म दे देते हैं और ई बुक के रूप में उसको सोल्ड आउट करते हैं। इसके अलावा क्या है कि कई ब्लॉग्स ऐसे हैं जो साइंस के सब्जेक्ट्स को लेकर ही ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, वो उसके भी लोगों के पास में ग्राहकी के पैसे आते हैं। तो ये इन्हें बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये तभी डिपेंड करता है, एक तो आपका जो कंटेंट है वो यूनिक हो यानी अनूठा हो, दूसरा आपका कंटेंट विश्वसनीय हो, और तीसरा आपका सतत हो यानी कंटिन्यूटी हो। और इसके अलावा यदि आप कॉपी पेस्ट को के माहिर हैं, तो एक अच्छा ब्लॉग या उससे होने वाली कमाई, या कमाई नहीं, नाम की कमाई भी आपको नहीं मिलेगी जी। तो इन चीज़ों से, कॉपी पेस्ट से बचें, तथ्यों से बचें, और इसके अलावा संयम से काम लें। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो है कंटेंट राइटर के रूप में, ई बुक के रूप में विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एक चीज़ और है
कई जो लोकप्रिय ब्लॉग हैं उस पे लोग स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी देते हैं कि भाई मेरा लेख आप अपने ब्लॉग पे लगा दीजिए, हम आपको इसके लिए कुछ पैसा देंगे। तो तरीके बहुत सारे हैं। जी जी जी। पंकज जी, आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि एक ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि एक बात ये भी कि कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक दिन किया फिर 2 महीनों बाद आप पोस्ट कर रहे हैं। जी, तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि ब्लॉग के ज़रिए अभिव्यक्ति मन की यात्रा का वो पड़ाव है जहाँ पहुँचकर कोई भी इंसान उस दिशा में और भी ऊपर जाना चाहता है। ब्लॉग भी अभिव्यक्ति का एक ऐसा ही जरिया है जिससे आप कई तरह की बातों को, यहाँ तक कि विज्ञान से जुड़ी बातों को भी आसानी से समझ सकते हैं। पंकज जी, जाकिर जी, आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।